जब गांधी को दिखाया गया पहली बार काला झंडा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा। पिछले एक एपिसोड में मैंने दिखलाया था आपको कि गोलमेज सम्मेलन से जब गांधी लौटे तो कांग्रेस जनों ने, उनके समर्थकों ने गांधी के वापस लौटने पर भव्य शानदार स्वागत किया गया था, रैली निकाली गई थी और हजारों की संख्या में लोग एकत्रित थे। लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है कि जब यह भव्य स्वागत हो रहा था तब उनका विरोध करने के लिए, गांधी का विरोध करने के लिए अस्पृश्य पोर्ट घाट पर पहुंच गए थे। इस प्रदर्शन का जिक्र करते हुए एक समाचार पत्र के रिपोर्ट में कहा गया है कि बेल्लार्ड पायर के द्वार के बाहर दृश्य उत्तेजनापूर्ण था। एक ओर दलित वर्ग के वर्दीधारी स्वयंसेवक खड़े थे जो काले झंडे लहरा रहे थे और अपने नेता के प्रशंसा में नारा लगा रहे थे। साथ में गांधी के विरुद्ध उपहासपूर्ण नारे लगा रहे थे। दूसरी ओर अर्थात अंबेडकर के पक्ष में नारे लगा रहे थे और गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। दूसरी ओर कांग्रेस के समर्थक जवाबी नारों की गर्जना कर रहे थे। यह अखबार की रिपोर्ट है। अंबेडकर लिखते हैं कि अस्पृश्यों के प्रदर्शन में पुरुष एवं महिलाएं शामिल थीं। प्रदर्शनकारी हजारों की संख्या में थे और वे काले झंडे लहरा रहे थे। झंडे श्री गांधी के प्रति विरोध का प्रतीक था। भीड़ कृत संकल्प थी और वह गांधी के स्वागत के लिए वहां खड़ी बड़ी संख्या में एकत्रित लोगों के डराने धमकाने के बावजूद यह दर्शाने पर तुली हुई थी कि हम गांधी का विरोध करते हैं। उसके कारण झड़प हुई, खून बहा, दोनों पक्षों के 40 लोग हताहत हुए। इसके आगे लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि पहली बार श्री गांधी को यह एहसास कराया गया कि उनके खिलाफ भी काले झंडे लहराए जा सकते हैं। निश्चय ही इससे उन्हें आघात लगा होगा। अगले दिन जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं गुस्सा नहीं हूं, अस्पृश्य तो उनके हाड़ मांस के अंग ही हैं। निश्चय ही यह सत्य पर पर्दा डालने का महात्माई ढंग था। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि आखिर अस्पृश्यों ने गांधी का विरोध क्यों किया। इस प्रश्न का उत्तर उस वक्तव्य में मिल जाएगा जिसे इस प्रदर्शनों के आयोजकों ने जारी किया था। यह प्रिंटेड लिफलेट था और उसमें जो लिखा गया था वो सुनिए। 5 पॉइंट हाईलाइट किए गए थे और हेडलाइंस था कि गांधी जी और कांग्रेस के विरुद्ध हमारा आरोप पत्र, कोरे आशीर्वाद और कोरी सहानुभूति का नाटक बंद करो, हमें न्याय दो और हमारे साथ ईमानदारी बरतो। इसके बाद 5 पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बताता हूं। पहला, हालांकि अस्पृश्यता निवारण को कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है, इस संस्था ने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभी तक लगभग कुछ नहीं किया है। महाड़ और नासिक सत्याग्रह में अस्पृश्यता के विरुद्ध हमारे संघर्षों में अधिकांश स्थानीय कांग्रेस नेता हमारे कट्टर विरोधी रहे हैं। दूसरा, दलित वर्गों के विश्वास पात्र और मान्यता प्राप्त नेता डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी मांगों को लंदन के गोलमेज सम्मेलन में जिस रूप में प्रस्तुत किया था, उनके बारे में गांधी का रवैया अति अनुचित, कठोर और अस्पष्ट था। 3, गांधी जी कांग्रेस की ओर से इस बात के लिए तैयार थे कि मुसलमानों और सिखों के विशेष दावे मान लिया जाए और ऐतिहासिक आधार पर पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को भी मान लिया जाए जो उसमें शामिल थी। लेकिन वह दलित वर्गों के सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीट देने के लिए भी तैयार नहीं थे, जबकि वह जानते थे और या उन्हें जानना चाहिए था कि यदि उन्हें हिंदुओं की दया पर छोड़ दिया गया तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दलित वर्गों की पृथक प्रतिनिधित्व की मांग के विरोध में
गांधी जी ने कहा था कि वो नहीं चाहते कि हिंदू समाज खंड खंड हो जाए या उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, लेकिन कांग्रेस अब अस्पृश्य समुदाय के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के से भिड़वाकर उसका विखंडन कर रही है। गांधी जी और कांग्रेस उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। धोखेबाज दोस्तों से तो खुले दुश्मन 1000 गुने बेहतर होते हैं। 5वां पॉइंट, यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि केवल गांधी जी और कांग्रेस ही दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके लिए वे चंद भाड़े के पिट्ठुओं और ठगों के द्वारा अभिनंदन करा रहे हैं। क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम हजारों की संख्या में एकत्र होकर तथ्य को उजागर करें और सत्य की उद्घोषणा करें? यह है हमारा आरोप पत्र गांधी और कांग्रेस के खिलाफ। अतः फैसला वे लोग दें जो अंध नायक पूजक और अंध पक्षपाती न्यायकर्ता नहीं है। महासचिव, दलित वर्ग संस्थान। तो ये आरोप पत्र लगाया गया था दलितों की ओर से। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर समीक्षा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और दिलचस्प जानकारी है, सुनते रहिएगा पूरा वीडियो और शेयर करते रहिएगा। अंबेडकर ने इसके बाद लिखा कि श्री गांधी विश्व में न केवल इसलिए विख्यात हैं कि वह भारत के राजनेता हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे अस्पृश्यों के पक्षधर हैं। संभवतः सच यह है कि बाहरी संसार श्री गांधी में अधिक रुचि इस कारण लेता है कि वे अस्पृश्यों के पक्षधर हैं, इसलिए नहीं कि वे अस्पृश्य वो एक राजनेता है। आगे थोड़ा इतिहास में लेके चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर और बतलाते हैं कि श्री गांधी के हाथों में आने से पूर्व कांग्रेस ने किसी भी सामाजिक समस्या को अपने विचार के लिए सामने पेश नहीं किया, उसे रखने से मना कर दिया। राजनीतिक तथा सामाजिक समस्या के बीच ये एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींच दी गई थी और अति सावधानी से प्रयास किया गया था कि कांग्रेस की गतिविधियों और विचार विमर्शों को केवल राजनीतिक मामलों तक ही सीमित रखा जाए। पुरानी कांग्रेस ने अस्पृश्य की ओर ध्यान देने से इनकार कर दिया था। बड़ी मुश्किल से 1917 में कांग्रेस ने पहली बार अपने सामने अस्पृश्य के मसलों को रखा और निम्न संकल्प पारित करने का अनुरोध किया। संकल्प क्या था? 1917 में पहली बार कांग्रेस के लिए अनटचेबिलिटी एक मसला बनता है और संकल्प यह था कि कांग्रेस भारतवासियों से आग्रह करती है कि यह आवश्यक, न्यायोचित और न्याय संगत है कि दलित वर्गों पर रीति रिवाज द्वारा थोपी गई सभी असुविधाओं को दूर किया जाए। असुविधाएं अति जघन्य और दमनकारी प्रकार की हैं और उससे इन वर्गों को भारी कठिनाई और असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो ये 1917 में पहली बार कांग्रेस की ओर अपील की गई थी। उसके बाद कांग्रेस की बागडोर 1920 में गांधी के हाथ आई और उसके बाद नागपुर में एक अधिवेशन हुआ और नागपुर अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किया गया वो भी सुनने लायक है, समझने लायक है। पहली बार कांग्रेस के अधीन अस्पृश्यों को शामिल एजेंडा में किया गया और जो प्रस्ताव था वो मैं आपको सुनाता हूं। यह कांग्रेस सभी सार्वजनिक संस्थाओं, चाहे वो कांग्रेसी हो या गैर कांग्रेसी हो, आग्रह करती हैं कि वे पूर्णतः इस बात की ओर ध्यान दें कि अहिंसा और सरकार से असहयोग की भावना फले फूले, और चूंकि असहयोग आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब स्वयं जनता के बीच पूर्ण सहयोग हो। अतः यह कांग्रेस सार्वजनिक संस्थाओं से हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की अपील करती है और कांग्रेस इस कांग्रेस के हिंदू प्रतिनिधि गणमान्य हिंदुओं से आग्रह करते हैं कि जहां भी ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच विवाद हो उन सबको निपटा लें और हिंदू धर्म को अस्पृश्यता के कलंक से छुटकारा दिलाने के लिए विशेष प्रयास करें। और यह कांग्रेस धर्माध्यक्षों से अनुरोध करती है कि दलित वर्गों के प्रति व्यवहार के मामले में हिंदू धर्म में सुधार किए जाने की पनपती हुई इच्छा को पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान करें। तो अभी अंबेडकर साहब जिस लेवल पे अभी पॉलिटिकल क्षितिज पे
उभरे नहीं थे। गांधी के अंडर में ये प्रस्ताव पास हुआ था। उसके बाद गांधी ने 19 दिसंबर 1920 के यंग इंडिया में लिखा कि सरकार से असहयोग का अर्थ है कि शोषितों के बीच सहयोग, और यदि हिंदू अस्पृश्यता के कलंक को नहीं मिटाते तो 1 वर्ष में क्या 100 वर्ष में भी वह स्वराज प्राप्त नहीं होगा। फिर 23 फरवरी 1921 को यंग इंडिया के अंक में स्वराज की शर्तों के बारे में गांधी ने लिखा और लिखा कि अगले अक्टूबर तक स्वराज्य पा लेना कोई कठिन काम नहीं होगा यदि कुछ मामूली शर्तें पूरी की जा सके। कुछ मामूली शर्तें पूरी की जा सके। मैंने गत सितंबर में 1 वर्ष की अवधि का उल्लेख करने का साहस किया था क्योंकि मैं जानता था शर्तें बहुत मामूली हैं और मुझे लगा था कि देश का वातावरण अनुकूल है। पिछले 5 महीनों के अनुभव ने मेरी राय को और पक्का कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वराज की स्थापना के लिए देश जितना आतुर है उतना पहले कभी नहीं था। अब यहाँ पे कुछ शर्त गिना रहे हैं, वो शर्त जानना जरूरी है, लेकिन हमारे लिए यथासंभव सही रूप में शर्तों को जान लेना जरूरी है। एक सर्वोपरि अनिवार्य शर्त है अहिंसा के क्रम को जारी रखना। दूसरी शर्त है हर गांव में कांग्रेस एजेंसी की स्थापना करना। कुछ बातें सभी पर लागू होनी चाहिए। सर्वाधिक प्रभावी बात है स्वदेशी, हर घर में चरखा होनी चाहिए। तिलक स्वराज फंड में हर पुरुष और स्त्री कुछ धन दे सकते हैं, भले ही वह 1 पैसा हो। आंदोलन के लिए धन जुटाने के बारे में हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता के बिना और अस्पृश्यता के सांप को मारे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। क्या इस मामूली से कार्य के लिए हमारे पास ईमानदार, सच्चे, परिश्रमी और देश प्रेमी कार्यकर्ता हैं? तो अगले अक्टूबर से पूर्व ही भारत में स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अभी तक खत्म नहीं हुआ, जाति और अस्पृश्यता जारी है गांधी जी, अभी तक नहीं हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा तल्ख टिप्पणी करते हैं, थोड़ा सा मजा लेते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं अस्पृश्यों को और क्या चाहिए था। उनके पास श्री गांधी हैं जिन्होंने स्वयं को अस्पृश्यों का मित्र घोषित किया है। उनका सेवक कहलाकर वह गर्व अनुभव करते हैं। उन्होंने दावा किया है, उन्होंने संघर्ष किया है कि उन्हें अस्पृश्यों का प्रतिनिधि माना जाए। श्री गांधी के प्रति अस्पृश्य ऐसा अविश्वास प्रकट क्यों करें? अब कंक्लूड इस सेक्शन में कर रहे हैं अंबेडकर कि श्री गांधी और उनके मित्रों ने अस्पृश्यों के लिए जो कार्य करने का दावा किया है वह 2 अवधियों का है। एक अवधि पूना समझौते से पहले की है और दूसरी पूना समझौते के बाद की है। प्रथम अवधि को बारदोली कार्यक्रम वाला अवधि कहा जा सकता है और दूसरी अवधि को हरिजन सेवक संघ की अवधि कहा जा सकता है। अगले कुछ एपिसोड्स में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि बारदोली कार्यक्रम क्या था, उसमें क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए थे, क्या पक्ष विपक्ष, क्या विरोध हुआ था, क्या समर्थन हुआ था। उसके बाद हरिजन सेवक संघ के अधीन जो कार्यक्रम हुआ था, अगले 3-4 एपिसोड में इसी पे चर्चा करूंगा। तब तक आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों के बीच पहुंचाइए, क्योंकि यह एक प्रमाणित चैनल है, तथ्यों पे आधार पर बात होती है। और जो बात इस एपिसोड में कही गई है उसको जानने के लिए देखिए वॉल्यूम 10 पेज नंबर 193 से 97 तक। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। जय भीम।